हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में बच्चों को बहुत ही परेशान करता है कि जो रेजोनेंस के क्वेश्चन होते हैं एसी का, उसके न्यूमेरिकल्स में उसकी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रेजोनेंस का क्वेश्चन है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो बोर्ड के क्वेश्चंस में वो सीधा रेजोनेंस नहीं लिख करके कुछ इंडिकेशन देते हैं, कुछ मतलब इनडायरेक्टली वो कुछ लिख करके कि ये रेजोनेंस का प्रॉब्लम है, इस तरीके से वो करते हैं। तो वो क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसका कि मीनिंग होगा रेजोनेंस सर्किट का। मैं आज वो 10 पॉसिबिलिटी आपको समझाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में रेजोनेंस को वो सीधा नहीं पूछेंगे, इन टर्म्स में पूछेंगे। जो मैं 10 पॉसिबिलिटी आपको समझाऊंगा उसी पॉसिबिलिटी की ये बात करेंगे। तो एक मैं एग्जांपल के लिए यहां आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दिल्ली 2015 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये फिगर जिसमें कि एक LCR सर्किट आपको यहां दिख रहा होगा। R मेरा यहां पे 40 ओम का है, ये C 2 माइक्रोफैराड का, ये इतना। अब इस क्वेश्चन को मैं अभी आज सॉल्व नहीं करूंगा, इसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। मैं खाली ये बताता हूं कि क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने इसमें ए पार्ट में तो कुछ और पूछा है, बी पार्ट में उन्होंने क्या कहा, फाइंड समथिंग व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। अब ये पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी का मतलब क्या है, इसको लोग नहीं समझ पाते कि ये सर्किट में क्या कहना चाह रहे हैं। तो दरअसल ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीधा नहीं लिख करके क्या लिखा, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। अब इसको लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या है, कि रेजोनेंस है। अब जब ये समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। तो रेजोनेंस को वो रेजोनेंस नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, जब नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो उसको क्या क्या लिख सकते हैं। आज मैं उसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में वो रेजोनेंस को सीधा नहीं पूछ करके वो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। तो वो 10 पॉसिबिलिटी मैं आपको समझाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है या जो कंडीशन कह सकते हैं रेजोनेंस का कंडीशन, वो आपको देंगे कि XC = XL, ये अगर हो तो आपका रेजोनेंस होगा। दूसरा कंडीशन, अगर VC = VL, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अगर हो L, तो रेजोनेंस होगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर मेरा cos phi = 1, ये देख रहे हो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, तो cos phi को ही तो पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पावर फैक्टर इज यूनिटी, ये भी लिख सकते हैं। cos phi = 1 भी लिख सकते हैं। या लैंग्वेज में जैसे इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल दिया, पावर फैक्टर इज यूनिटी मतलब 1। और क्या लिख सकते हैं, cos phi 1 है, इसका मतलब मेरा phi क्या हो गया, फेज डिफरेंस शुड बी 0। तो वो ये भी लिख सकते हैं कि मैं जिस भी सर्किट की बात कर रहा हूं उसमें आपका फेज जो डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो आपका 0 होगा। तो इन सब का मतलब क्या है, इस सर्किट मेरा जो है वो रेजोनेंस में है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ये पावर फैक्टर 1 है यानी मैक्सिमम, तो लिखेंगे मैक्सिमम पावर इन सर्किट। अब इसका मतलब भी हो गया रेजोनेंस सर्किट का। और क्या दे सकते हैं, मिनिमम इंपीडेंस, यानी Z जो है, जो आपको पता है कि ये इंपीडेंस होता है LCR सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। अगर वो उन्होंने लिखा है कि व्हेन द इंपीडेंस इज मिनिमम, उसका मतलब भी होगा सर्किट रेजोनेंस में है। और क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है, मैंने ये बता दिया cos phi 1, ये पावर फैक्टर 1, स्मॉलेस्ट वो बता दिया, मिनिमम पावर फैक्टर ये भी बता दिया, मैक्सिमम करंट, जब सर्किट में आपका मैक्सिमम करंट हो
मैक्सिमम करंट, तो इसका मतलब भी हो गया कि आपका सर्किट आई नॉट मैक्स, आपका सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है। और एक और कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो दोनों सेम फेज में हो, यानी करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, मतलब वही हो गया फेज डिफरेंस 0। तो उनके लैंग्वेज पे आपको पकड़ना है कि ये कहना क्या, वो सीधा रेजोनेंस नहीं लिखेंगे, लिख दिया तो कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं तो वो इतने तरीके से आपको, एक तरीका और मेरा कोई छूट रहा है, एक्सी एक्सएल वीसी वीएल आर जेड, ओ ये इंपॉर्टेंट चीज तो छूट ही गया, उसको मैं यहां 10 नंबर देता हूं 10th नंबर पे। जब आपका R इक्वल्स टू जेड हो जाए, तो ये 10 कंडीशन जो मैंने फाइंड आउट किया है कि वो क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली यूज करते हैं रेजोनेंस कंडीशन को समझाने के लिए। अब हम इनकी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो हम उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं तो हमसे वो नहीं बनता है। तो ये 10 कंडीशन मैंने फाइंड आउट किए हैं कि जब वो एसी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस को इनडायरेक्टली आपसे कैसे कैसे पूछ सकते हैं। तो या तो ये कंडीशन में एक्सी एक्सएल या आर इक्वल्स टू जेड या वी सी इक्वल्स टू वी एल, लेकिन असल वो शुरू होती कहानी यहां से। ये सब तो बड़ा कॉमन है, ये तो सबको पता होता है। यहां से पावर फैक्टर इज यूनिटी, जो कि यहां वाले केस में था, या द फेज डिफरेंस इज 0, या ये सेम चीज है करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। लोग समझ ही नहीं पाते कि रेजोनेंस की बात हो रही है। मैक्सिमम करंट, लोग समझते ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। वैसे ही मिनिमम इंपीडेंस, मैक्सिमम पावर इन सर्किट। तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो रेजोनेंट एलसीआर सर्किट के कंडीशन है। न्यूमेरिकल्स में या किसी क्वेश्चन में अगर ये टर्म्स आपने यूज करते हुए देखा है तो आप ये समझना जो मेरा एलसीआर सर्किट है वो मेरा रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में जब है तो फिर आप उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, आप उसको लगाएंगे और आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। असल मेरा मकसद क्या था कि आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है वो आप इन सारे टर्म्स को देख करके समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। मैं अगले वीडियो में अब इस वाले क्वेश्चंस को 2015 का इसको कैसे सॉल्व करेंगे या 1-2 और ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही।